जैसे कोई सुने न सुने इनकलाब की आहट पुकारने की हदों तक तो हम पुकारेंगे। तो जैसा कि हमने आज का जो मुद्दा दिया है राज्यसभा और विधान परिषद की दावेदारी और दावेदार, हमने एक पोस्ट डाली कि सपा जो है किसी को राज्यसभा भेजना चाहती है पसमानदा में से, तो वो कौन होगा। इसी तरह बिहार के ऊपर भी एक बार हमने बात की थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारा नाम लिखा था, जबकि हम किसी पार्टी में नहीं हैं और फिलहाल हमारा इंटरेस्ट भी एक्टिव पॉलिटिक्स का नहीं है। तो या तो ये मजाक था हमारा नाम लेना, या अगर सचमुच कुछ साथी ऐसा समझते हैं हमें राज्यसभा जाने लायक, तो ये माना जा सकता है कि इसका मतलब बाकी लोग राज्यसभा जो पार्टियों में लगे हुए लोग हैं उनमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो सबको काबिल कबूल हो और वो नाम दे सकें लोग। एक दो साथियों ने इसहाक भाई का नाम लिखा, एक आध साथियों ने अनीस मंसूरी साहब का नाम लिखा, लेकिन जो एक सब में काबिल कबूल नाम आता 10 20 50 लोग कहते किसी एक के लिए, नहीं कहा। या तो हमारी पोस्ट की रीच बहुत कम है या कोई ऐसा है नहीं, और मुझे भी लगता है कि ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मुझे भी ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल और बुंदेलखंड मिला करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता पसमानदा में जिसके लिए बाकी पसमानदा या दूसरे लोग उनकी सिफारिश करें या उनके लिए लॉबिंग हो। तो अब विधान परिषद और राज्यसभा के लिए जो दावेदारी होनी चाहिए वो समाज की तरफ से भी होती है और जो बनना चाहता है उनकी तरफ से भी होती है, और पार्टी के भी लोग जो नान पसमानदा हैं, दूसरे पिछड़ी जात के हैं, सवर्ण हैं, वो लोग भी कहते हैं कि वे फलां ने बड़ी मेहनत किया था, उनके लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हमारे इसहाक भाई ने 2 सवर्णों को मेहदावल और खल्लाबाद 2 जगह लड़ाया, उनके लिए कन्वेंसिंग की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहते। अखिलेश यादव जी मुबारकपुर से जीते, अब्बास अंसारी मऊ से जीते। तो ऐसे लोगों ने क्या किसी का नाम पेश किया? या अगर राज्यसभा विधान परिषद नहीं मिलती है तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं? जैसा कि आज बहुत दिनों बाद हमने गुलजार सलमानी साहब को नाराज़ देखा कि उन्होंने अपना नाराज़गी जाहिर की, संजय लाठर या कौन साहब बना दिए गए हैं कुछ, वो कई दिनों से नाम आ रहा था संजय लाठर साहब का, और कपिल सिब्बल तक का नाम आया था, लेकिन हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं था। हम जो देख पा रहे हैं सपा के जो मुस्लिम नेता हैं वो उसमें जिला अध्यक्ष कम नगर अध्यक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नगर अध्यक्ष जो होते हैं वो आमतौर पर माना जाता है कि ये चेयरमैनी वाले हैं, और चेयरमैनी और कारपोरेशन के टिकट के लिए हम देख रहे हैं कि दावेदारी बहुत तगड़ी हो रही है। जैसे मुबारकपुर से पल्लू साहब ने सुना है दावेदारी किया है, मऊ से अरशद जमाल तैयब पालकी साहब लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मुझे जो लगता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है राज्यसभा विधान परिषद में। आजमगढ़ से परवेज़ अहमद रायनी साहब जो हैं कोशिश में। तो ज़्यादातर जो पसमानदा मुसलमान हैं जो हमें लगता है कि वो कारपोरेशन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। चेयरमैनी के जो इलेक्शन है, कारपोरेशन के जो इलेक्शन है, ज़िला पंचायत है, प्रधानी के इलेक्शन है, उसमें तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में खड़े होते हैं। लेकिन राज्यसभा विधान परिषद के लिए पता नहीं क्यों मुझे वो दिलचस्पी दिखाई नहीं देती जो होनी चाहिए। सपा देती है कि नहीं देती वो बात का सवाल है, और पार्टियां खड़ी अपने नेताओं और अपने वोटर के बल पे होती हैं। या तो जो नेता हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो सपा में पसमानदा नेता है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारी कौन सुनेगा। जब मांगने वाला मांग ही नहीं रहा है, फेसबुक पे कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, ट्विटर पे कोई ट्रेंड चल सकता है, नहीं चल रहा है, 100 200 500 पोस्ट हो सकती है किसी के पक्ष में, नहीं हो रही है, तो ये माना जा सकता है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। और अखिलेश जी को यह भी लगता है कि ज़्यादातर वोट उनको डायरेक्ट मिलते हैं पसमानदा मुसलमानों के, इसलिए उसके बदले में वो किसी को उनकी मर्जी दे ना दें। बहुत सारे लोगों को वो मेहरबानी करते हैं और कारपोरेटर बना देते हैं, वो कारपोरेशन के इलेक्शन में टिकट दे देते हैं। तो ये चीज़ जानने की बहुत अहम है कि राज्यसभा और विधान परिषद की दावेदारी कौन किसकी तरफ से हो रही है, दावेदारी की गई कि नहीं की गई, और दावेदार कौन लोग हैं।
क्या किसी ने फोन करके किसी से कहा है कि भाई मेरे लिए कुछ करो, मैं विधान परिषद में जाना चाहता हूं, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, मेरे लिए कैंपेनिंग करो? क्या किसी ने किसी के ऊपर कोई खर्च किया है कि भाई मेरे लिए मेरी मदद करो, मुझे कुछ नहीं कर सकते तो फेसबुक पे ही चलवा दो? जब भाजपा के पास आईटी सेल है, दूसरी पार्टियां भी आईटी सेल के बारे में प्लान कर रही हैं, तो इन सपा के नेताओं के पास आईटी सेल क्यों नहीं है? या ये पसमानदा मुसलमानों की वोटों की ज़कात के सारे जाना चाहते हैं? तो ये बहुत अहम है। अगर आपको में से किसी को लगता है कि आप बहुत अहम थे, आपको राज्यसभा नहीं दी गई, तो आप इस्तीफा देकर 5 साल आराम भी कर सकते हैं। आप संगठन का काम भी कर सकते हैं। आप पसमानदा तहरीक ज्वाइन कर सकते हैं। आप वोटों को छोड़ दीजिए, वोट में हार जीत होती रहती है। आप 10-20 जिला खड़ा करके दिखा दीजिए अखिलेश जी को कि अखिलेश जी, आप ही के पास संगठन क्षमता नहीं है, हमारे पास भी संगठन क्षमता है। वोट के बाद तो भेद खुल जाते हैं, और कभी कोई ऐसा माहौल बन रहा हो जहां पे एक तरफा वोटिंग हो रही हो, तो वहां तो ऐसी वो आपका वोट नहीं मिलेगा। तो जब वोट नहीं मिलेगा तो फिर अब माना जाएगा कि आपके पास वोट नहीं है, आपको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। जैसा एमआईएम ने जो कोशिश किया, एमआईएम की कोशिश जो है नाकाम हो गई। वो हर जगह से जो है जमानत जब्त करवा बैठी, और उनका सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट चुनाव हारते ही जमानत जब्त कराते ही बसपा ज्वाइन कर लिया। तो आपकी जो इमेज है पार्टियों में आपकी इमेज बहुत हल्की है। जब आपको वो जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं, तो आपको राज्यसभा विधान परिषद कैसे दे देंगे वो? और सरकार बनने के बाद किसी को कोई जगह मिल जाती है, क्योंकि तो वो बड़ी बात नहीं होती है इतनी बड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगहें होती हैं कि किसी को कहीं भी बनाया जा सकता है कुछ। 2012 में अखिलेश जी ने भी बहुत लोगों को बनाया था, लेकिन जब जगह कम होती है, जब सीटें कम होती हैं, तो अहमियत पता चलती है कि स्टेज पे कितने लोग बैठेंगे। तो जो लोग स्टेज पे बैठते हैं वही नेता माने जाते हैं। और जब स्टेज पे बहुत सारी जगह हो तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। तो ये नाराजगी जायज है। जिन्होंने वोट किया है, जिन्होंने सपोर्ट किया अखिलेश जी को, उनकी नाराजगी जायज है। लेकिन उनकी दावेदारी क्या है? स्टेट लेवल का एक भी मुसलमान नेता सपा के पास नहीं है। अबू आसिम आजमी साहब थे, वो कहीं और चले गए पूरे चुनाव भर। अहमद हसन साहब का इंतकाल हो गया। आजम साहब के साहबजादे अब्दुल्ला आजम रामपुर के बाहर भी नहीं निकल पाए। तो जब आपने कोई नेता नहीं बनाया, कोई क़यादत नहीं खड़ी की, मैं क़यादत पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं, जैसे कभी आजम खान साहब थे, अबू आसिम आजमी साहब थे, उनकी बातें सुनी जाती थी, अहमद हसन साहब थे, इस तरह की क़यादत की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आपके पास कोई क़यादत तक नहीं है जो अखिलेश जी से डायरेक्ट जाके मिल सके, सब लोग नेता हैं बड़े बड़े वाले, सबके पास बड़ा ज्ञान है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, तो जो केकड़ा प्रवृत्ति की होती है ना, एक दूसरे की टांग खींचने की आपस में, तू बड़ा कि मैं बड़ा, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा नहीं हो पाएगा। हमें किसी एक को नेता मानना पड़ेगा। सपा है, उसमें कई नेता हैं, जैसे इसाक साहब हैं और लोग हैं, आप उनको प्रदेश का नेता मानिए। कांग्रेस में हैं कई लोग हैं, सबिया अंसारी जैसे लोग हैं, भाजपा में हैं इकबाल राजू हैं, अभी तो एक मिनिस्टर भी आपके पास है भाजपा में। इसी तरह बसपा में भी शमसुद्दीन राही साहब हैं। आप में से कितने के पास उनके नंबर्स हैं, या उनके पास कितने लोगों के नंबर हैं? जब आपके पास लीडरशिप नहीं होगी, तो सिर्फ आबादी और वोटर के बल पे राज्यसभा और विधान परिषद नहीं मिलती है। उसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ता है। पार्टियों में भी ग्रुप होते हैं,
हर ग्रुप अपने ग्रुप वाले को आगे बढ़ाना चाहता है। आप किस ग्रुप के हिस्सा हैं? आप कहीं हैं भी या नहीं हैं? आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं, दूसरा आपको क्या समझ रहा है? जैसे फिल्मी दुनिया में जाने के लिए हर कोई बाल बना करके, ब्यूटी पार्लर जा करके हर कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर कितने लोगों को चांस देते हैं? डायरेक्टर कितने लोग पहचान लेते हैं? जिनको डायरेक्टर समझते हैं, जिनकी सिफारिशें होती हैं, जिनका टैलेंट कहीं दिखा रहता है, या जो डायरेक्टर को पसंद आ गया, उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी पसंद आ गया था, शाहरुख खान जैसा आदमी पसंद आ गया, डायरेक्टर उन्हें आगे बढ़ा दिया। इसी तरह स्क्रीन टेस्ट जो है पार्टियों में भी होता है। आपके पास कितने फॉलोअर हैं वो भी देखा जा रहा है आजकल। ज्यादातर लोग चेक कर रहे हैं कि उनके पास कितने फ्रेंड हैं और कितने फॉलोअर हैं। जहां तक मैं समझता हूं, मेरे पास तो ना ज्यादा फॉलोअर नहीं है, लेकिन कई पुराने और अच्छा लिखने वाले लोग हैं। जैसे हमारे कल मैंने अपने भांजे का जिक्र किया था, राहिल हसी साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन मौदूदी साहब हैं, फैयाज साहब हैं, अच्छा लिखते हैं लोग, कितने फॉलोअर इनके पास हैं? तो सोशल मीडिया भी देखा जाता है। आप किस गाड़ी से चलते हैं? अगर आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं नेतागिरी करने, किसी दूसरी गाड़ी में लटक के आ रहे हैं, किराए की गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो कम से कम अब वो जमाना चला गया। पहले बसों में MP MLA की सीट होती थी, अब तो आलमबदी जैसा गरीब आदमी भी किसी बस में सफर नहीं करता है। और आप देखें कि आप में से कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, और वो गाड़ियां किस लेवल की हैं। कहीं आपके पास स्कॉर्पियो तो नहीं है? अगर स्कॉर्पियो है तो मान लीजिए आप जिला पंचायत लायक हैं। अगर आपके पास कोई छोटी कैब है, हैचबैक है, सेडान है, तो आप अपने आप को मान लीजिए कारपोरेटर प्रधान जैसा। और आपके साथ चलने वाली कितने लोग हैं? जब कभी आप अखिलेश से मिलने जा रहे हैं, BSP से मिलने जा रहे हैं, तो आपके साथ कितनी गाड़ियां जा रही हैं? जिस तरह से एक अच्छे खाने में रोटी, चावल, दाल, गोश्त और सलाद और भी जो आइटम है, सबका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरीके से किस नेतागिरी हो या बिजनेस हो, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया तो जाहिर सी बात है आप जीत गए। इत्तेफाक पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, इत्तेफाक कभी भी किसी के साथ हो सकता है, और इत्तेफाक के लिए पॉलिटिक्स नहीं की जाती। उसमें सैकड़ों में, हजारों में किसी एक के साथ कोई इत्तेफाक हो जाता है तो वो तरक्की कर जाता है। तो उस इत्तेफाक पे, नसीब पे बात नहीं की जाती, हमेशा 2+2 के हिसाब से बात होती है। तो ये जो मैं राज्यसभा की चर्चा कितनी होती है, राज्यसभा की तैयारी कितनी होती है, विधान परिषद की तैयारी कितनी की गई, तो इससे लोगों की ताकत देखी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक पसमानदा को बनाया गया, तुरंत माहौल बना, और मोहसिन रजा साहब को भी बनाया गया। अगर लोग मेहनत करते तो किसी राइन को भी बनाया जाता, किसी सलमानी को भी बनाया जाता, अनीस मंसूरी साहब मौजूद थे, उनको भी बनाया जा सकता था, किसी कुरैशी को बनाया जाता, कोई छोटी मोटी पोस्ट किसी हवारी को भी मिल जाती, किसी नट कलंदर मदारी को भी मिल जाती। लेकिन कोशिश कितनी हो रही है? कितने लोग फॉलोअर हैं? जैसे आप इमाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने मदरसे के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो नेतागिरी पे इस तरह की कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई खर्च कर रहे हैं? ज़कात का पूरा एक 8 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है मुल्ला फतहुल कुलूब। कितना काम हो रहा है इस पे? जब डेमोक्रेसी में नेताओं की जरूरत होती है तो कितने नेता तैयार किए जा रहे हैं, और सबको एक साथ नहीं मिल सकता। कोशिश यह होनी चाहिए कि अपने किसी साथी के लिए लॉबिंग की जाए, और वो आपके लिए लॉबिंग करे। जब लॉबिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है अखिलेश जी को क्या गरज गई किसी को देने की। कोई पहुंचा, किसी पसमानदा के बारे में अखिलेश जी ने पूछ लिया कि अरे भाई आप गुलजार सलमानी साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या पोजीशन की? अरे उनके पास कोई वोट नहीं है। फिर किसी से पूछा
किसी पसमानदा से, तो ये साहब को जानते हैं, हाँ जानते हैं, नहीं नहीं उनके पास भी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, तो वो बारी बारी सबकी बुराई सुन लेते हैं सबसे, और फिर वो कहते हैं भाई सब तो बुरा है तो किसको जगह दी जाए, जगह कट जाती है। और जो तरक्की याफ्ता जो कौमें होती हैं वो सबकी तारीफ करती हैं, अपने उन बुरे लोगों की भी तारीफ करती हैं जिनके पास 2 वोट नहीं होता। मुख्तार नकवी साहब के बारे में अभी आया था सुदर्शन चैनल पे कि उनके बूथ पे केवल 2 वोट मिला था। मोहसिन रजा और बुक्कल नवाब साहब के बूथ पे 400 के बूथ पे शायद नहीं, पुलिस स्टेशन पे 400 के आसपास वोट मिला था। सपा वहां 32-33 वोट पाई है और भाजपा वहां से 400 के आसपास वोट पाई है। लेकिन जब तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तारीफ किया, वो सुपरस्टार बन गए। आपने शाहरुख खान की फिल्में देखी, वो भी सुपरस्टार बन गए। कुमार गौरव जैसे खूबसूरत आदमी के लिए किसी के दिल में जगह नहीं आई, बाप ने कुमार गौरव के लिए फिल्म बनाया, संजय दत्त हिट हो गए। तो कहते हैं जेका पिया चाहे ओका सुहागिन नाम, तो जिसके लोग चाहते हैं, जिसको लोग चाहते हैं उसको पार्टियां भी चाहती हैं, सरकारें भी चाहती हैं। और आप जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से दूरी बना कर रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, तो हर कोई एक दूसरे का विरोधी हो जाता है और इसका फायदा पार्टियां उठाती हैं। जी, अब जैसे भाजपा में इकबाल अहमद राजू हवारी साहब हैं, 22 साल से काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके लिए लॉबिंग होनी चाहिए कि ये हद से ज्यादा लॉयल हैं पार्टी के लिए, पार्टी में कोई जगह इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर लोग नहीं कहेंगे तो पार्टी को क्या गरज है? पार्टी उनको बनाएगी जिनकी लोग तारीफ कर रहे हैं, जिनकी सिफारिशें जाती हैं। और ये अगर आप कोई ये सोचता है कि मैं अपने टैलेंट के बल पे बन गया हूं, टैलेंट के बल पे कोई नहीं बनता। सबके लिए परिस्थितियां होती हैं। कासिम उद्दीन उर्फ कासिमुद्दीन मॉरिशस में जाके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यूपी में होते तो शायद विधायक भी ना बन पाते। मुशर्रफ आजमगढ़ से निकल के दिल्ली जाता है, दिल्ली से निकल करके उसका परिवार पाकिस्तान चला जाता है, वो जाके वहां जनरल और राष्ट्रपति बन जाता है। तो क्या ये टैलेंट था उसका? पाकिस्तान में किसी मुसलमान को ही बनना था ऊंची पोस्टों पे, बन गया वो। भारत में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, क्या ये मान लीजिए टैलेंट की कमी है? नहीं, टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। परिस्थितियां, ऐसे हालात बनते बिगड़ते हैं। कभी कोई किसी नेता का दामाद होता है, कभी किसी नेता का कोई साड़ू होता है, कोई साला होता है, तो एक सिफारिश पे काम हो जाता है उसका। भाजपा में भी कई नेता पुत्र चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। बाकी पार्टियों तो परिवारवादी पार्टियां कही जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं जब पोस्टें कोई डालता हूं तो हो सकता है मेरी पोस्ट इतनी सीरियस ना लगती हो, लेकिन मेरी हर पोस्ट अपने आप में एक सीरियस पोस्ट होती है। जिससे मैं अगर पूछ रहा हूं कि राज्यसभा लायक कौन है, तो आप में से जिनको भी बेहतर समझते हैं या किसी एक को बेहतर मान लीजिए और उनको जो है आगे बढ़ाइए, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर पे आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप में उनको भेजिए और जहां जहां उनकी चर्चा कीजिए कि उनको बनना चाहिए, उनको बनना चाहिए, उनको बनना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि पार्टी में के संगठन में बड़ी पोस्ट मिले, क्योंकि जब बड़ी पोस्ट होती है तो फिर सरकार जब बनती है या नहीं भी सरकार बनती है तो उनको जगह दी जाती है। जैसे अगर प्रदेश अध्यक्ष बना लिया है और अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है पार्टी का, तो हर हालत में राज्यसभा, महासचिव है या कोई और पोस्ट है तो विधान परिषद जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करता हूं और मैं चाहूंगा इस पे आगे भी डिस्कशन हो। और हमारा अगला टॉपिक है बुनकर और बूचरी की समस्या और समाधान। आप में से कई बार सोचते होंगे कि आप बुनकरों की बात होती है और दूसरों की बात नहीं होती, तो आप लोग बताएं कि और लोगों की क्या समस्या है और वो समस्या कॉमन टाइप की ना हो। जैसे धोबी की समस्या, हिंदू धोबी और मुस्लिम धोबी की समस्या एक जैसी है। जैसे हिंदू धोबी मुस्लिम धोबी दोनों की समस्या एक जैसी है, तो सरकार अगर हिंदू धोबी की बात भी सुन लेगी तो भी मुस्लिम धोबी का काम हो जाएगा।
जैसे राइन है, सब्जी वो भी बेचते हैं, और मौर्या भी और सोनकर भी सब्जी बेचते हैं। इस तरह कई बिरादरियां हैं। या एक दिन हमारे डॉक्टर आरिफ नदीम साहब ने लिखा मंसूरियों के बारे में, जो उनके पूरा बिजनेस खत्म हो गया। तो जिससे उनका बिजनेस खत्म हो चुका है, जब कोई बीमार होता है तो उस पर चर्चा होती है, भले वो कोमान हो, इंतकाल के बाद चर्चा खत्म हो जाती है। तो यूं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मंसूरियों का जो ट्रेडिशनल काम था, लगभग उसका इंतकाल हो चुका है। जैसे गांव में ईंटें पहले पाथे जाते थे, बहुत सारा काम मिलता था इनको, कुम्हार लोगों को, लेकिन अब लगभग वो खत्म हो रहा है। लोहार लगभग खत्म हो रहा है कारोबार। तो जो कारोबार एकदम खत्म हो जाते हैं उन पे चर्चा अपने आप बंद हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे कारोबार हैं जो चर्चा के बाहर जा चुके हैं, इसलिए उन पे चर्चा नहीं होती। अगर आपको लगता है कि किसी बिरादरी की कोई समस्या है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप बताएं, उस पर चर्चा की जाए, दूसरे अखबार में भी उनके बारे में लिखा जाए। लेकिन मैं पहले बुनकर और बूचरी की समस्या पर बात करना चाहूँगा। बुनकर की समस्या सबसे बड़ी है जो अब तक सुनने में आई है, बिजली की बिल के बारे में। जो बिजली की बिल की समस्या है, उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसको हल करेगी। जैसा कि कई नेता लोग मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से, जैसे रफीक साहब ने भी इसको बारे में बात की। लेकिन आवाम जो चाहती है, जिसका मसला हल होना है, वो किस लेवल में इसको चाहती है? क्या वो घर बैठ के चाहती है, या कहते हैं हर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए? हर बिजनेस में एक व्यापार मंडल होता है। व्यापार मंडल में बाकायदा एक फीस होती है। जब भी कोई मसला होता है तो लड़ाई व्यापार मंडल लड़ता है, और खर्चा किसका होता है? सारे व्यापारियों का होता है। तो इसी तरह से चाहे सेठ हो या लूम चलाने वाले बुनकर, वो 1 रुपया दें या 10 रुपया दें, वो जो बुनकर नेता हैं या बुनकर के जो आंदोलन संगठन हैं, उनको अगर वो मजबूत करें, अभी भी मैं कह रहा हूं, पहले क्या किया उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, अभी भी वो जैसे भी मजबूत करें, उनको दुआ दें, उनके साथ चलें, उनको छोटा छोटा चंदा दें, 1-1 रुपया भी जुटा करके एक बड़ी रकम हो जाती है। तो अगर 2-2 रुपया 5-5 रुपया कुछ भी देंगे आप उनको, थोड़ा सा गुटखा कम कर देंगे अगर आप, तो गुटखा वाले थोड़ा ज़्यादा गरीब नहीं होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो बुनकर की जो समस्याएं हैं, एक तो जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसके चलते उनकी दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर जो है कारपोरेट्स का है। कॉटेज इंडस्ट्री खत्म होगी, कुटीर उद्योग नहीं चल पाएंगे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब बुनकरों की जो बिजली की समस्या है, बहुत अच्छा हुआ है कि एक मंत्री उसी समाज से बनाया है भाजपा ने। अब आसान हो गया है इस पर बात करना, इस पर चर्चा करना, और आशा करते हैं कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और बहुत सारे बुनकर नेता हैं, जैसे हमारे साहब अंसारी साहब वगैरह हैं, बहुत सरगर्म रहते हैं इन मुद्दों को लेकर के, उनका साथ आप लोग दें तो ये मुद्दा आसानी से हल हो सकता है। लेकिन अगर जनता की डिमांड नहीं होगी तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? या अगर कोई पार्टी चाहती है कि मैं आपका ये काम कर रही हूं, तो उसके बदले में मुझे वोट मिलना चाहिए, तो क्या 1%, 2%, 10%, 20% कुछ वोट हैं जो जा सकते हैं कहीं इस नाम पे? और अगर नहीं जा सकते हैं तो किसी पार्टी पर आप उस तरह का दबाव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उनको जितना देना होगा दे देंगे, अगर वोट एकदम नहीं मिलता है तो पार्टियों को फिर बहुत गरज नहीं रह जाती है। तो इस पर चर्चा हो और इस पर जो है आगे बढ़ा जाए, और जितना हो सके बुनकर की समस्याओं को उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं और इस मुद्दे का हल निकालें। अब बूचरी की समस्या, जैसे स्लॉटर हाउस बैन हुआ तब से कुरैशी लोगों को बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन भूखे मरे या कारोबार बंद हुए, लेकिन बहुत हलचल नहीं मची। क्या कुरैशियों के जो संगठन थे या व्यापार मंडल जैसी कोई चीज उनके पास नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? या जैसे आज न्यूज़ में देखा कि याकूब कुरैशी साहब के बेटे की फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है, तो कहा जाता है जब पीर खुद मोहताज है तो मुरीद के लिए क्या करेगा वो? तो एक तो इस समस्या को ध्यान देने की जरूरत है। आगे और दिक्कत आ सकती है, जैसे कि आज ही जो मैंने सच्ची या झूठी खबर देखी मैंने कि 9 दिन तक आप गोश्त नहीं बेच सकते, पता नहीं मुस्लिम इलाकों में या हर इलाके में। अब जो डेली खाने कमाने वाले हैं उनका क्या होगा? कम से कम मैं
इन बातों का विरोध करता हूँ। ढक के बने, ढक के कटे, ढक के बिके, जितना परहेज हो सकता है परहेज किया जाए, अपने बहुसंख्यक भाइयों की आस्था का ख्याल रखा जाए, लेकिन कुर्बानी तो नहीं दी जा सकती पेट की इसके लिए। बाकी सरकारों की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी मर्जी है, पावर है, तो जो जिसके साथ जो चाहे करें। हम उसमें बहुत विरोध करने की पोजीशन में भी नहीं है, करना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ भारत सरकार ने हमें इजाज़त दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो अपना दुख तो जाहिर कर ही सकते हैं कि इस तरह के किसी भी एक्टिविटी का हम विरोध करते हैं। मुनासिब नहीं है कि खुद टूटी फूटी कौम के व्यापार पे, उसके पेट पे लात मारा जाए। उसके लिए दूसरे साधन अपनाए जा सकते हैं कि दोनों का काम चल जाए, आस्था का ख्याल भी हो जाए। जैसे कहा जाता है कि बंद बंद करके करें, काला शीशा लगा करें, पॉलिथीन में ऐसे लेके जाएं, वैसे लेके जाएं, ये सब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग गोश्त खाने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मुसलमान हों। ईसाई भी गोश्त खाते हैं, दूसरे हमारा बहुत संख्यक समाज भी अच्छा खासा गोश्त खाता है। बहुत से लोग नवरात्र का इंतजार करते थे कि मुर्गा सस्ता होगा, मछली सस्ती होगी तो खाएंगे, जिनमें मैं खुद भी था, सस्ते होने का इंतजार करता था। उनके लिए दिक्कत है। तो इसके लिए एक मजबूत व्यापारिक संगठन बूचरी वालों का होना चाहिए, बिरादरी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि गोश्त काटने का काम ज़्यादातर कुरैशी करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोग भी हैं जो करते हैं। तो जब आप जमतुल कुरैश बना के काम करते हैं तो उसमें उनकी क्या जगह होगी? और आप जमतुल कुरैश बनाए हुए हैं तो जो गोश्त नहीं काटता उसको उसमें क्या इंटरेस्ट होगा? जैसे उस मामले में बुनकर समाज की मैं बात करूंगा कि एक औसत अंसारी जिसकी रोजी रोटी बुनाई से नहीं जुड़ी हुई है, उसको बुनकर आंदोलन में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वहीं कोई धोबी है, कोई कुरैशी है, कोई मंसूरी है जो बुनाई काम कर रहा है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोयरी है जो बुनाई का काम कर रहा है, वो डायरेक्ट उससे प्रभावित होता है। जैसे मैं बेसिकली किसान हूं, तो जो किसानों को आने वाली योजनाएं हैं उसका फायदा मुझे मिलता है। तो मैं किसानों के लिए लड़ तो नहीं पाता हूं, क्योंकि उनके लिए लड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब किसानों के लिए कोई योजना आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी किसान हूं। लेकिन जो किसान नहीं है, किसान वाली बिरादरी से है, उसको क्या फायदा मिलेगा? आशीष सिंह तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन पसमानदाओं के दर्द को अपना दर्द बनाया। वाकई ये इसका विरोध होना चाहिए, इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता है। तो ये जो चीज़ है, अपनी समस्याओं का फाइंड आउट करना और उनका सॉल्यूशन सरकार को देना, तो इनकी इस जो समस्याएं हैं वो सरकार को पता चलेंगी और उसका समाधान निकल सकता है। और अगर समस्या ही नहीं पता है तो समाधान नहीं निकल सकता। सुनने में आया है कि योगी जी ने कोई गाइडलाइन जारी की है, या कहीं सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है कुरैशियों के लिए, मतलब बूचरों के लिए। मैं कुरैशी तो एक बिरादरी है जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गाइडलाइन आई है, तो उस गाइडलाइन के साथ पालन करें। और एक बिजनेसमैनों से एक और अपील है मेरी, जो इस तरह के बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो नए नए कानून आते रहते हैं, आएंगे, कभी चाहते हुए भी आएंगे और कभी नहीं चाहते हुए भी आएंगे। उसमें सरकार ज़रूरी नहीं है कि किसी के पीछे भी पड़ी हो। जैसे जब सरकार कोई कानून लेके आती है तो उसमें बहुत सारे वो लोग भी प्रभावित होते हैं जो खुद कानून लाने वाले लोग हैं। अब कानून तो आएंगे, जैसे जीएसटी है, आना तो आया, आपकी तैयारी कितनी उसमें है? बिजली का बिल का माफ़ी का मामला हो, या गोश्त काटने के जो तरीके रहे हैं पुराने, चीज़ें बदल रही हैं, मॉल में गोश्त बिक रहे हैं, फ्रीज़र रखे जा रहे हैं, जो हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, भले वो अच्छे से ना रख पा रहे हों, लेकिन जो नॉर्म्स है वो पूरे कर रहे हैं, तो कल को सारे गोश्त मॉल में बिकेंगे। जैसे आज जो है ज़्यादातर जो धुनाई का पेशा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कंबल चाइना से भी आ रहे हैं, भारत में भी बन रहे हैं। रजाइयों का कल्चर लगभग खात्मे पे है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी मशीन से शुरू हो गया। तो जब मशीन से शुरू हुआ तो भी उसमें धुरकरी का पेशा बर्बाद हो गया। तो इस तरह कई बार जब मशीनीकरण होता है, जैसे इक्कावान भी एक बड़ा पेशा था,
नालबंद बाकायदा एक बिरादरी है पसमानदाओं में, खत्म हो गए। पानी भरना भिस्तियों का एक पेशा था, हिंदू में कहार का एक पेशा था कि वो पानी भरते थे, उसके बदले में डोली उठाई जाती थी, डोली उठाओ रे कहार। डोली का पेशा खत्म हो गया, सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती उसमें। रिक्शे बंद हो रहे हैं, अब ऑटो रिक्शा आ गया, बैटरी वाले रिक्शे आ गए हैं, तो चीजें बदलेंगी। कल आप मालिक थे, छोटी गुमती बना करके गुमतियां तोड़ दी जाएंगी, आप अपने आप नौकर हो जाएंगे, आपको किसी मॉल में जॉब करनी पड़ेगी। या तो मॉल बना लो मिलजुल करके, 10 गुमती वाले मिल करके एक मॉल बना ले छोटा सा, या किसी मारवाड़ी, किसी जैनी, किसी गुजराती, किसी पंजाबी जो बिजनेसमैन क्लास है, उनके यहाँ जाके नौकरी कर लीजिए। सिंपल सा मामला है।